चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने एक ऐसा मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया जिसने पूरे एशिया की सांसें रोक दी। नाम दिया गया जस्टिस मिशन 2025। सुनने में ये किसी आम अभ्यास जैसा लगता है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा बड़ी थी। ये ड्रिल सिर्फ ताकत दिखाने का खेल नहीं, बल्कि एक रिहर्सल थी उस पल की जब बीजिंग चाहे तो ताइवान को चारों ओर से घेर ले। इस ऑपरेशन में चीन ने जमीन, आसमान और समुद्र तीनों मोर्चों पर एक साथ रणनीति उतारी। वायुसेना ने ताइवान के एयर डिफेंस जोन के बेहद करीब तक फाइटर जेट्स भेजे। नौसेना ने जंगी जहाजों से उसके करीब के समुद्री रास्तों को ब्लॉक करने का पूरा सिमुलेशन किया, और रॉकेट फोर्स ने लाइव फायर ड्रिल्स में मिसाइल दागकर संदेश दिया, हम तैयार हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो ये अब तक का सबसे बड़ा और सबसे आक्रामक ताइवान केंद्रित सैन्य अभ्यास था। परिणाम साफ था, ताइपे में सायरन बज चुके थे। ताइवान ने चीन पर क्षेत्रीय शांति भंग करने का आरोप लगाया और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कहा कि ये कदम पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए सीधा खतरा है। कुछ घंटों तक वैश्विक मीडिया में यही सवाल गूंजता रहा कि क्या अब युद्ध बस कुछ कदम दूर है। कुछ समय बाद तनाव थोड़ा थमा जरूर, लेकिन माहौल में बारूद की गंध अब भी बाकी थी। और ठीक इसी तनाव के बीच नया साल शुरू हुआ। 1 जनवरी के दिन राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ऐसा बयान दिया जो ताइवान मुद्दे पर अब तक का सबसे सख्त संदेश माना जा रहा है। उनका कहना था, ताइवान का चीन में पुनर्मिलन होकर रहेगा। ये इतिहास की दिशा है जिसे कोई नहीं मोड़ सकता। ये सिर्फ ताइवान को नहीं बल्कि उसके सपोर्टर्स को भी सुनाया गया तीखा संदेश था। इस बयान के पीछे की वजह भी साफ है। कुछ हफ्ते पहले अमेरिका ने ताइवान को $11 अरब का डिफेंस पैकेज मंजूर किया था, जिसमें एडवांस मिसाइल टेक्नोलॉजी और फाइटर जेट सिस्टम्स शामिल हैं। यही फैसला बीजिंग के लिए सबसे बड़ी चुभन बन गया है, क्योंकि अब वो ताइवान को अकेले नहीं बल्कि अमेरिका समर्थित ताकत के रूप में देख रहा है। यही वजह है कि चीन का गुस्सा ताइवान से ज्यादा उसके साझेदारों पर उतर रहा है। बीजिंग ने चेतावनी दी, कोई भी देश ताइवान के हवाई क्षेत्र के करीब अपनी एयरफोर्स न ले जाए। जिसने लाइन क्रॉस की उसे जवाब सिर्फ शब्दों में नहीं, सीधे कार्रवाई में मिलेगा। नाम भले किसी देश का न लिया गया हो, लेकिन दुनिया जानती है कि इशारा किस ओर था। पिछले कुछ महीनों में ताइवान ने भारत और अमेरिका दोनों के साथ अपने रक्षा सहयोग को तेज किया है, और यहीं से इस कहानी में भारत का नाम और अहम हो जाता है। बीजिंग की बेचैनी की एक ही वजह है, भारत वो इकलौता देश है जिसने पीएलए को सिर्फ बयानबाजी में नहीं बल्कि जमीनी सीमा पर भी पीछे धकेला है। गलवान की घाटियों से लेकर अरुणाचल की ऊंची चोटियों तक भारतीय सेना ने चीन की हर चाल को नजदीक से समझा है। उसकी रणनीति, उसका मनोविज्ञान और दबाव की राजनीति। चीन जानता है कि भारतीय सेना की ताकत केवल आधुनिक हथियारों में नहीं बल्कि कठिन इलाकों में लड़ने के उसके असल अनुभव में है। यही असली बात है जो बीजिंग को परेशान करती है, क्योंकि अगर ताइवान भारत के साथ मिलिट्री कॉपरेशन बढ़ाता है तो चीन को सबसे बड़ा डर अमेरिका से नहीं बल्कि भारत से होगा। ताइवान की नजर में भारत सिर्फ साझेदार नहीं बल्कि एक रणनीतिक मेंटर है, ऐसा देश जो चीन की सैन्य सोच को भीतर से जानता है। इसी कारण ताइवान चाहता है कि उसकी वायुसेना और नौसेना के अधिकारियों को भारतीय बलों से ट्रेनिंग मिले, और यही वो संभावना है जो बीजिंग की सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। अगर ऐसा हुआ तो चीन की वर्षों से रखी गई सैन्य गोपनीयता धीरे धीरे खोले जाने लगेगी। इसीलिए बीजिंग अब अपने बयानों में चेतावनियों का रंग चढ़ा रहा है। नाम लिए बिना धमकियां, अस्पष्ट शब्दों में चेतावनी कि कोई देश ताइवान के एयर स्पेस में आने की हिम्मत न करे। ये चेतावनी जितनी अमेरिका के लिए है, उतनी ही अप्रत्यक्ष रूप से भारत जैसे देशों को भी संदेश देती है। यहीं पर यह कहानी ताइवान से आगे निकलकर सीधे भारत चीन के शक्ति संतुलन तक पहुंच जाती है। बीजिंग दुनिया को दिखाना चाहता है कि ताइवान उसके लिए रेड लाइन है, और वो नहीं चाहता कि कोई तीसरा पक्ष उस दायरे में दाखिल हो। उसका साफ संकेत है, अगर कोई देश दखल देगा तो जवाब केवल कूटनीतिक नहीं, सैन्य स्तर पर होगा। लेकिन यहीं चीन एक मूलभूत सच्चाई को भूल रहा है। भारत कभी धमकियों के आगे नहीं झुकता। हमारी विदेश नीति हमेशा सिद्धांतों और राष्ट्रीय हितों पर टिकी रही है। भारत ना अंधी दोस्ती में बहता है, ना दबाव में दिशा बदलता है। अगर भविष्य में ताइवान और चीन के बीच हालात गरमाएं, तो भारत कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं देगा। वो हर पहलू को तौलकर ही कदम उठाएगा, चाहे वो क्षेत्रीय स्थिरता हो, समुद्री सुरक्षा, इंडो पैसिफिक का संतुलन हो, या अपने नागरिकों और व्यापारिक सुरक्षा के हित। अब बड़ा सवाल उठता है, अगर ताइवान खुले तौर पर भारत से मदद मांगे तो भारत कहां तक जाएगा? क्या सहयोग केवल बयानबाजी और कूटनीति तक रहेगा, या ये रक्षा साझेदारी के अगले स्तर तक बढ़ेगा? जवाब बहुत साफ है, भारत के फैसले भावनाओं से नहीं, रणनीति से तय होते हैं। क्योंकि ताइवान आज एक द्वीप भर नहीं बल्कि पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र के पावर बैलेंस का केंद्र बन चुका है, और भारत अब इस संतुलन का अहम स्तंभ है, किसी साइडलाइन भूमिका में नहीं। 2026 की शुरुआत ये साफ संकेत दे रही है कि बीजिंग अब केवल बातें नहीं, ठोस कदम उठाने के मूड में है।
ताइवान पर दबाव की रणनीति अब अगले स्तर पर है और इस पूरे समीकरण में अगर भारत का नाम शामिल हो गया है तो ये भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका का सबूत है। कम ही लोगों को पता है कि 2025 में ताइवानी मीडिया ने एक अहम रिपोर्ट पेश की थी जिसमें भारत और ताइवान के बीच ड्रोन टेक्नोलॉजी से जुड़ी एक बड़ी प्राइवेट डील का खुलासा हुआ था। बताया गया कि ताइवान की AEX स्टैटटेक और भारत की OUS डिफेंस के बीच समझौता हुआ था जो दोनों देशों की रक्षा सप्लाई चेन में एक नए अध्याय की ओर इशारा करता है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हाल ही में ताइवान ने अपने रक्षा बजट में अतिरिक्त $40 बिलियन का आवंटन किया है ताकि हथियारों की नई खरीद तेजी से हो सके। चीन के लिए ये चिंता का कारण है, लेकिन भारत के लिए ये एक रणनीतिक अवसर है। ताइवानी सैन्य विश्लेषक पहले ही कह चुके हैं कि आकाश मिसाइल, पिनाका रॉकेट सिस्टम और ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल जैसे भारतीय हथियार ताइवान की रक्षा के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। भले ही अभी आधिकारिक स्तर पर कोई डील घोषित नहीं हुई, लेकिन इतना तो तय है कि ताइवान का झुकाव भारतीय तकनीक की ओर बढ़ रहा है और इसका मतलब है कि आने वाले महीनों में भारत को बड़ा रक्षा ऑर्डर मिल सकता है। अब सवाल आपसे, अगर ताइवान पर संकट और गहराता है तो भारत को कितना आगे बढ़ना चाहिए? सिर्फ कूटनीतिक समर्थन तक या फिर रणनीतिक साझेदारी के अगले स्तर तक? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि ये बहस सिर्फ आज की खबर नहीं बल्कि आने वाले दशक की दिशा तय कर सकती है। और दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमारे रिसर्च की मेहनत और आवाज ज्यादा दूर तक पहुंचे। जय श्री राम।